study lyosification and X-ray diffraction. According to Lyos, the crystal is made up of a rows of atoms that are three-dimensionally arranged along x-axis, y-axis, and z-axis, and develop a crystal lattice having A, B, C path length and alpha, beta, gamma angles. Or simply we can say crystal rows of atom that are three-dimensionally arranged and develop a crystal having A, B, C, alpha, beta, gamma lattice parameters. इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल की डेफिनेशन को ये नहीं कहते कि इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल रेपिटिशन अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल, बल्कि हम ये कहते हैं कि सिंपली इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ रोज ऑफ एटम, कि आपको रोज ऑफ एटम को जब आप थ्री डायमेंशनली अरेंज कर लोगे तो फिर आप उस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट से की जनरेशन से जो लैटिस ऑब्टेन होगी उसे क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे. अब इसके अकॉर्डिंग आप ना एक एटम कंसीडर नहीं करते, आप दो एटम्स एटलीस्ट कंसीडर करते हैं, क्योंकि रोज के दो एंड होते हैं तो हमें दो एटम अरेंज कंसीडर करने पड़ेंगे. लेट्स सपोज हमारे पास ये दो एटम जो हैं ये एक रो डिवेल्प करें, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इसी तरह से आपके एक एटम जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग दो रोज को जनरेट कर रहा है, और इसी तरह से एक आपके पास जी एक्सिस के लॉन्ग होगा दो एटम्स. जी एक्सिस आपका हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे होता है जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस. तो अब आप देखिए इस तरह से आप इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. अब यही एक्सिस के लॉन्ग के जो एटम्स की रोज हैं ये अपने आप को थ्री डायमेंशनली अरेंज करेंगी और लैटिस ऑब्टेन करेंगे, तो इसके लैटिस बनाएंगे. इस तरह से हमारे पास जो लैटिस डिवेल्प होगी उसको हम थोड़ा ड्रॉ करते हुए भी क्या करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं. लेट्स सपोज आपके पास ये आपकी एक रो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. अब आपके पास एक रो ये आपका उसका एक पार्टिकल इसके ऊपर ही आएगा और उसके ये आपके पास क्या हुआ, वाई एक्सिस के लॉन्ग. अब आप ये जी एक्सिस के लॉन्ग, बिकॉज जी एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप इस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस को आप ऐसे व्हाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हो. इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लो. ये आपकी एक्स एक रेपिटेशन पैटर्न हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस. अब नेक्स्ट आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस. अब आपका इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपका जी एक्सिस. अब आप देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग आपके जी एक्सिस कंप्लीट, एक्स एक्सिस कंप्लीट, आपने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, इसका आप वाई एक्सिस ड्रॉ कर दें. अब आप देखें इस एक्सिस का वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इसका ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, इसका आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है. ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया. इधर आपने इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, इसका एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें, रेपिटेशन करें, थोड़ा सा इसको ऊपर करके बना लें. अब इसका आपको लास्ट में क्या करना होगा, जी एक्सिस ड्रॉ करना होगा. देखिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने क्रिस्टल लैटिस को थ्री डायमेंशनली अरेंज किया, क्रिस्टल लैटिस में रोज को थ्री डायमेंशनली अरेंज किया. अब जब रोज को आपने थ्री डायमेंशनली अरेंज कर दिया तो एक लैटिस के यूनिट सेल डेवलप हुआ, और इसी तरह से आपकी दीज रोज दोबारा से थ्री डायमेंशनली अरेंज होंगी, फ्रंट पे होंगी, बैक पे होंगी, साइड पे होंगी, डाउनवर्ड होंगी, तो आपके पास क्रिस्टल लैटिस बन जाएगी जब आप उसको फर्दर उसकी ग्रोथ करेंगे. तो यही कंसेप्ट था. इस ब्रैग्स ने ये कहा कि आपके पार्टिकल्स नहीं होती, आपकी रोज होती हैं. इन दिस सॉरी लॉइस ने कहा कि आपके पार्टिकल्स नहीं होते, आपके क्या होती हैं, रोज होती हैं. अब आपके पास ये वाला एंगल आपका अल्फा, हैविंग लैटिस पैरामीटर, हमने बात की थी कि लैटिस पैरामीटर इस अल्फा, इसको आप क्या बोलोगे, इस एंगल को बीटा, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, गैमा.
अब आप देखें इसकी एज लेंथ along the x axis is represented by A and y axis is represented by B and z axis is represented by C। ये आपके पास यूनिट सेल की डेवलपमेंट होगी। अब इस यूनिट सेल पे जब आप एक्सरेज को फॉल करते हो थ्री डायमेंशनली अरेंज एटम पे, एटम की रोज पे जब एक्सरेज को फॉल करते हो अकॉर्डिंग टू लॉज these the scattering will be occur in such a way कि एक्सरे को जब आप फॉल करते हो एक रो पे, मीन कि हम एक रो ये वाली कंसीडर कर रहे हैं, अगर इस रो के पार्टिकल्स के ऊपर, इस रो की एटम के ऊपर आप एक्सरेज फॉल करते हैं तो उसमें स्कैटरिंग इस तरह से होगी कि ये कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आपके पास क्या होगा कि इस कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होगी उसकी वेवलेंथ को डिटेक्ट करेंगी और आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। तो इस अगर मैं इसी पे ड्रॉ करूँ एक एक्सरे आपकी लैटिस, हमने क्या करना है एक रो कंसीडर करनी है। लेट्स सपोज हम ये रो कंसीडर कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल लैटिस की ये रो कंसीडर कर रहे हैं जो आपकी वाई एक्सिस के लॉन्ग है। इस रो के अकॉर्डिंग आपके पास इट्स नॉट कंसीडर द प्लेन, इसने रो कही एटम की, तो जब आप इसको एक्सरे फॉल करोगे तो ये डायफ्रैक्ट होगी फर्स्ट एक्सरे, इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी तरह से डायफ्रैक्शन, और इसी तरह से आपके पास क्या होगा दूसरी एक्सरे की बीम आएगी वो इसी रो के सेकंड पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट होगी और फिर वो क्या करेगी कि वो बैक डायफ्रैक्ट हो जाएगी। अब आपने ये देखना है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये कंटिन्यूअसली इस केस में ये डायफ्रैक्शन कैसे शो करता है। डायफ्रैक्शन का फिनोमिनन जो होता है वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे जनरेट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इलेबोरेट करने के लिए हम तो फिजिक्स का रूल पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस constructive interference, according to this concept the constructive interference in three dimensionally arranged atom will be arise when the path difference between the two scattering particle, ये आपका दो स्कैटरिंग पार्टिकल का जो पाथ डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस ऑफ टू स्कैटरिंग पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई इन अ सेम फेज, then scattering will occur in such a way and it lead to constructive interference। इसका मतलब ये था कि इसने लॉइस ने कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरेशन की रीज़न बता दी। उसने ये कहा कि आपके पास जब आपकी ये पाथ लेंथ जो होगा जो आपके दो एटम्स के दरमियान है, जब आप इस पाथ लेंथ की वेव इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे, इन दो एटम्स की वेव स्ट्राइक करोगे तो आपके पास इन थ्री डायमेंशनल एलिमेंट की स्कैटरिंग इस तरह से अगर हो कि ये n इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई के इक्वल हो जाए, मीन कि ये फेज डिफरेंस के इक्वल हो जाए आपकी डायफ्रैक्शन का पैटर्न, तो तब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और जब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो आपके पास डिटेक्टर उस चीज़ को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो अब हमने ये एक्चुअली उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि ये चीज़ जो है ये फेज डिफरेंस को ओबे करती है अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन। तो फेज डिफरेंस को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फाई का फार्मूला आपके पास इट इज़ अ फेज डिफरेंस, दैट इज़ जब फेज डिफरेंस आपकी इस कंडीशन को फॉलो करेगी तो तब आपके पास डिफ्रैक्शन हो जाएगी। अगर हम इस क्रिस्टल लैटिस में देखें तो हम यही कहते हैं कि जब आपकी इस पाथ डिफरेंस के इक्वल की आपके पास दो वेव स्ट्राइक करें और वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई की वैल्यू के इक्वल होंगे तो तब आपके पास डिफ्रैक्शन होगी और आपका रिजल्ट जो होगा वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, और जब हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं तो दिस कंडीशन विल बी लॉज इक्वेशन, और लॉज ने 3 टाइप की इक्वेशन उसकी डेवलप होती हैं और वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 3 टाइप की इक्वेशन क्यों डेवलप होती हैं, बिकॉज 3 टाइप के एक्सिस में उसने क्या कहा था कि रोज अरेंज होती हैं, तो 3 टाइप की रोज होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो आप इसको क्या करते हो, उसी तरह से 3 टाइप की इक्वेशन को ड्राइव करते हो।
अब हम क्या करते हैं, सिंपली वही दो रोज लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाते, सिंपली बनाते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल था, ये अरे थी रो की, और एक आपके पास अरे ये थी। अब आप देखें तो एक आपके पास डायफ्रेक्शन बीम ऐसे पार्टिकल की तरफ जाएगी और ये आपके पास पार्टिकल की तरफ ऐसे जाएगी। अब ये वाला जो पार्टिकल का डिफरेंस था ये एक्चुअली वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। जो आप ये लाइन ड्रॉ करते हो इट इज़ नाउ अ ट्रांसलेशनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर है जो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या इन अदर वर्ड आप कह सकते हो इट इज डायरेक्शन लैटिस। तो इस वेक्टर को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो कि ये वो वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी किस तरह से स्पेस है। लेट्स सपोज आपकी इंसिडेंट रेज जो है उसकी जो वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर है वो आपके पास n1 हैट है, और आपकी डायफ्रेक्टेड रे का की डायरेक्शन वेक्टर n2 हैट है। और इसी तरह से आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी फर्स्ट इंसिडेंट बीम है, ये आपकी सेकंड इंसिडेंट बीम है एक्स रेज की, इसका भी आपके पास n1 हैट होगा क्योंकि ये भी आपके पास क्या है, इंसिडेंट है। और इसका भी आपके पास क्या होगा, n2 हैट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये डायफ्रेक्शन कब ओबे करेगी ब्रैग्स सॉरी के कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, और आपके पास वेवलेंथ कब कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट करेंगी और फिर आपके पास डिटेक्टर तक डिटेक्ट हो जाएंगी। अगर आप देखें तो ये आपके पास फर्स्ट सोर्स एक्स रेज का, ये आपके पास सेकंड सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास फर्स्ट रो है सोर्स का और ये आपके पास सेकंड वेवलेंथ का सोर्स है। अगर फर्स्ट की वेवलेंथ का क्रस्ट टर्फ से मिल जाए तभी डिफ्रेक्शन होगी ऐसे। अगर ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड रो है, इसका पैटर्न अगर इस तरह से डिवेल्प हो जाए तो तब आपके पास क्या होगी, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब हम इसी पैटर्न को देखेंगे कि ये पैटर्न किस तरह से डिवेल्प होगा। अकॉर्डिंग टू वेव्स कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी जनरेटेड व्हेन टू टाइप ऑफ सोर्स। तो आपको किस तरह से जनरेट होते हैं, आप ये कहते हो कि आपके पास अगर लेट्स सपोज एक ये सोर्स है और हम इसको इसकी एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वन वेव ये वाली है, ये फर्स्ट वेव सोर्स है जो आपके पास ये वाला था, और इसी तरह से आपके पास सेकंड वेव सोर्स ये है। तो आपने ये जो बात बोली थी ना कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी जनरेटेड व्हेन एंड इट इज द इंटीग्रल पार्टिकल ऑफ 2 पाई। जो हमने बात बोली थी वही इंटीग्रल पार्टिकल को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई को हम क्या करेंगे, इधर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपके पास ये वाली चीज़ है, फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास ऐसे हो सकती है कि इस तरह से कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ये इन दोनों का क्या है, वेव का पाथ डिफरेंस, जिसको आप इस क्रिस्टल लैटिस में ये पॉइंट कह रहे हो, ये आपके दो वेव का पाथ डिफरेंस है, और आपकी क्रस्ट से और टर्फ से मैच होके आपके पास क्या हुआ, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो गया। अब आप ये देखते हो कि लेट सपोज इस केस में तो आपके पास टर्फ और क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। ये वाला डिस्टेंस आपका ज़ीरो है, बिकॉज ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली, ये आपके पास ज़ीरो और ये आपके पास ज़ीरो और ये आपके पास ज़ीरो, इन दोनों का ये जो डिफरेंस है ये आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टली मैच। ये एग्जैक्टली मैच हो गई है, यानी कि एक वेव आपकी फ्रंट पे है तो दूसरी वेव आपकी बैक पे है। और सोर्स आपका कौन से वाला है, ये जिसका पाथ डिफरेंस समवट वैल्यू रखता है। अगर आपकी वेव इस तरह से हो जाए कि इस तरह से ये जनरेट ना हो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि आपकी कंडीशन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि इधर से आपकी वेव जनरेट हो, उसका क्रस्ट उसके टर्फ से मैच हो, उसका टर्फ उसके क्रस्ट से मैच हो, कि आपकी वेव ऐसे आए और इधर आके आपकी वेव ख़त्म हो जाए। तो देखें अब आपकी इधर इसके साथ तो मैच हो गया, इसके साथ मैच हो गया, लेकिन इस वेव से वो n लैम्डा डिस्टेंस पे है। तो इस केस में आप क्या कहते हो, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, कि जब या तो ये एन लैम्डा आपके पास जीरो था, जब आपके पास ये इन दोनों पे मैच हुई तो उस वक्त लैम्डा वैल्यू नहीं थी, अब आपके पास ये 1 लैम्डा होगा। फिर अगर ये केस इधर से स्टार्ट हो जाए, ये आपके पास 2 लैम्डा होगा एंड 3 लैम्डा एंड सो ऑन। और पाथ डिफरेंस आप कैसे फाइंड करोगे, कि अगर आप इस कंडीशन में देखते हो तो आपकी ये आपके पास इस वेव का यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये सेकंड वेव का ये आपके पास पाथ है, जो इसको आप अगर लेट्स सपोज इसको क्या बोलते हैं आप x1, तो ये आपकी फर्स्ट वेव का यहाँ से पाथ यहाँ तक लाता है, ये आपके पास x2। तो पाथ डिफरेंस जो आपके पास ये वाली वैल्यू होगी, ये डेल, इसको आप डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल अकेले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1।
और यही इसी पाथ डिफरेंस को आपने इधर डिटरमाइन करना है। और यही बात लॉयर्स ने बोली थी कि जब इसी पाथ डिफरेंस को आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे इस एक्स की वैल्यू, तो फेज़ आपकी इन फेज़ होगी, मीनिंग विद इन फेज़ होगी, क्रस्ट से और टर्फ से मिलेगा, और वो एन इंट्रगल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगी, और जिस केस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लें। दोबारा से आप इसको सिंपली बता देते हैं कि आपकी कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि आपकी फाई जो है, आपकी जो फेज डिफरेंस है, दैट इज़ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। दैट इज ये वाला आपका एक्स है, इसको डेल एक्स से भी आप रिप्रेजेंट कर दो। डेल एक्स मस्ट बी इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इट्स मीन कि आपकी क्रस्ट और टर्फ उस वक्त आपके एक दूसरे के, आपके पास इंसिडेंट रे, डायफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप n1 हैट यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, और डायफ्रैक्टेड रे के लिए आप n2 हैट यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। Now we have to derive the mathematical relationship of Law's equation when constructive interference condition will be obeyed. Constructive interference condition कब obey होंगी? We know that constructive interference तब obey होगी जब आपके पास path difference must be equal to integral multiple of 2 पाई। तो path difference का आपके पास फार्मूला होता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा डेल एक्स। आप डेल एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल डेल भी कह सकते हो। इट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये वाली सिचुएशन इसके इक्वल हो जाएगी, तो अब आपके पास कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम इस सिचुएशन को ऊपर मेंशन कर देते हैं ताकि नीचे डेरिवेशन हो पाए। फाई इज इक्वल टू 2 पाई over lambda del x and phi must be equal to integral multiple of 2 पाई। ये दो इक्वेशन आप क्या करेंगे, सेटिस्फाई ये वाली इक्वेशन करेंगे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तब आपके पास कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नाउ वी हैव टू ड्राइव द फाइंड डेल एक्स वैल्यू इन ऑर्डर टू ड्राइव द रिलेशनशिप। तो आप रिलेशनशिप को ड्राइव करने के लिए डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, दैट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेवलेंथ। इस पर्पस के लिए आप इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मैथ्स के अकॉर्डिंग, और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास ए है तो ये आपके पास ए प्राइम होगा, ये आपके पास बी पॉइंट है तो ये आपके पास बी पॉइंट प्राइम होगा। आपने रिप्रेजेंट कर लिया। The distance between B and B prime is x2 and the distance between A and A prime is x1 and del x must be equal to x2 minus x1। अब आपने x1 और x2 की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। इस पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज हम ये वाली ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल है ऐसे, इधर आपके पास आर वेक्टर, ये आपके पास बी, ये ए एंड दिस इज ए प्राइम, ये आपके पास एन x1 की वैल्यू। अब आप cos थीटा जब आप की वैल्यू पुट करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू, दो चीज़ें आपको मालूम है, फाइंड है, यू हैव टू फाइंड बेस and hypotenuse. You can use the cos theta is equal to x1 over r vector
x1 की वैल्यू को रीअरेंज करें, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, x वैल्यू डिटरमाइन करें, x1 इज इक्वल टू आर वेक्टर कॉस थीटा। अब आप अगर देखें तो ये रिलेशनशिप कैसे डिटरमाइन होता है, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। वी नो दैट ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी सी ओ कॉस थीटा। आपके पास इस तरह की वैल्यू आ गई। अगर आप ये कहते हो कि ये तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, अगर आपके पास ए वेक्टर हो एंड डॉट बी हैट वेक्टर हो तो देन आपके पास क्या आएगा, देन आपके पास आएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड ए बी वेक्टर की जो आपके पास मैग्नीट्यूड होती है वो आपकी इक्वल टू 1 मॉड जब उसका लेते हो, ये आपके पास क्या आंसर आएगा, ए कॉस थीटा। तो ये सिचुएशन ए वेक्टर कॉस थीटा, तो ये सिचुएशन जो आपके पास है ये जस्ट रिजेंबल कर रही है इस सिचुएशन से। जब आपकी इस सिचुएशन से रिजेंबल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो आर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अगर प्रोडक्ट ये आंसर ये है तो ये आपका आंसर इसके इक्वल हो सकता है। और इस केस में ए वेक्टर आपका आर वेक्टर है और बी वेक्टर आपका ये जो आपने ये मेंशन किया हुआ है ये वाली डायरेक्शन इंसिडेंट रे की, ये आपके पास बी वेक्टर था जिसकी वजह से आपके पास कॉस थीटा आया। ये आपने क्या किया, अप्लाई किया फिजिक्स रूल के अकॉर्डिंग, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, डॉट स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज एन हैट वेक्टर। तो इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन इट इज रिजल्ट ऑफ एक्चुअली x1 is equal to r vector dot n hat vector और ये आपके पास इंसिडेंट 1 वेक्टर। इसी तरह से आपकी x2 की वैल्यू आएगी, सिमिलरली x2 is equal to r vector dot n2 hat vector। अब आप डेल x की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, इसमें पुट करें इसकी वैल्यू को, डेल x आपके पास क्या आएगा, डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो आप ये देखें r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर n2 हैट वेक्टर, उसके बाद आपके पास आएगा माइनस r वेक्टर डॉट n1 हैट वेक्टर। अब आप देखें तो आप इसको क्या करेंगे कि इस केस में आपको आर वेक्टर की वैल्यू डिटरमाइन नहीं है। अगर आपको आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड का पता होता, इसकी वैल्यू को पता होता तो फिर आप क्या करते, इसमें से माइनस करते। अब आपके पास नहीं है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, इट मस्ट बी इक्वल टू 0, इट नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा n2 वेक्टर माइनस n1 वेक्टर। ये इक्वेशन आपकी क्या है, डेल एक्स की वैल्यू है। अब आपने ये करना है कि आपने इस डायग्राम को यूज करते हुए n1 और n2 की वेक्टर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। यहाँ तक तो हम इसको रेस कर लेते हैं, इसको आप इधर मेंशन कर लें। ये इक्वेशन नंबर ये आपके पास 1 थी तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर दो और इसको आप नोट डाउन कर लें, यहाँ नोट डाउन कर लें ताकि आपको रिमाइंड रहे दोबारा। डेल एक्स इज इक्वल टू आर वेक्टर इनटू, थोड़ा इधर करके लिख सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू आर वेक्टर इनटू n2 हैट वेक्टर माइनस n1 हैट वेक्टर। अब हम इसकी क्या करें, वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। रेस कर दें इस सब चीज को। अब आप देखें इसी डायग्राम को देखें तो आप ये कह रहे हो कि ये एक 1 इंसिडेंट लाइट थी आपके पास, ये डायफ्रैक्ट हो गई है, डेल एक्स इक्वल टू आर है। ये आपके पास दो डिफरेंस जो है ये एक यूनिट वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको ताकि आपके पास क्या हो सके, ये एक वैल्यू डिटरमाइन हो सके। तो वो आप एन वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ये एन हैट वेक्टर जो डायरेक्शन
इन दोनों की डिटरमाइन करेगा। अब हमने इस एन वेक्टर है ऐड के वेक्टर को वैल्यू को डिटरमाइन करना है अब बाय यूजिंग दिस, क्योंकि आपने इसको इसके इक्वल किया है तो हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं n2 माइनस n1। इस पर्पस के लिए हम दोबारा से ये डायग्राम कंसीडर करेंगे। अगर आप एक वेव इसमें से कंसीडर करें तो आपके पास इस तरह का रिजल्ट आता है। ये फर्स्ट वेव लेट्स सपोज हमने कंसीडर की, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे, इसका आपके पास यूनिट वेक्टर n1 हैट, इसका यूनिट वेक्टर n2 हैट। ये आपके पास इंसिडेंट एंगल, ये डिफ्रैक्टेड एंगल, ये आपके पास ए पॉइंट। अब आपने फाइंड करना है n2 माइनस n1 अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल एंड सब्सट्रैक्शन रूल। आपको क्या करना पड़ेगा कि माइनस n1 हैट डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब आप माइनस n1 हैट डिटरमाइन करोगे तो आपको अच्छा प्लॉट नेगेटिव डायरेक्शन में करना पड़ेगा और इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे ऐसे ऐड करोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रिजल्टेंट है, इट इज एन वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर। अब यहाँ आपने क्या फाइंड करना है, n2 माइनस n1, ये माइनस n1 हुआ हैट, तो आप एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। ये भी आपके पास क्या होगा कि इसका ये n वेक्टर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका n वेक्टर बाय 2 और ये भी आपके पास n वेक्टर बाय 2 डिस्टेंस है। अगर आप ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ये इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है, तो आप ट्राइंगल ये कंसीडर करते हो इस डायरेक्शन में ये नेगेटिव है, तो n2 माइनस n1 की अगर वैल्यू आप डिटरमाइन करना चाहें तो हमारे पास ट्राइंगल को कंसीडर करते हुए आपके पास एक तो ये वाली वैल्यू है मौजूद है, ये इनके परपेंडिकुलर है। ये जो आपके पास n है ना, इट इज फ्रॉम दिस diagram it is clear that n is perpendicular to the points of the two points in a crystal lattice, कि इन दो अरे ऑफ एटम की लाइन के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन के रिफ्लेक्टिंग प्लेन के ऊपर n की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से आप क्या करोगे, साइन थीटा यूज करोगे। साइन थीटा इज इक्वल टू n वेक्टर बाय 2 डॉट मॉडुलस ऑफ n2 हैट वेक्टर। n2 हैट वेक्टर आपका डायरेक्शन वेक्टर है, इसका मॉडुलस जब आप लेंगे तो आपके पास n वेक्टर बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा n वेक्टर बाय 2। अब आप इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 आएगी आपके पास आंसर। अब ये आपके पास जो होगा n जो आपके पास होगा वो दैट वेक्टर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। हमने n की वैल्यू वेक्टर की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। आपके पास क्या है, 2 साइन थीटा। इस केस में आप n की वैल्यू को क्या कर लें, पुट कर लें डेल x। अब आपके पास डेल x जो फाइनल आया है इसको आप रेस कर दें। जो आपके पास फाइनल डेल x की वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू r वेक्टर डॉट 2 साइन थीटा। ये आपके पास क्या थी, वैल्यू थी n की, जो आपने क्या फाइंड की, 2 साइन थीटा, वो आपने n की वैल्यू इधर पुट कर दी, ये r वेक्टर है। अब आपने इस r वेक्टर को डिटरमाइन करना है कि ये व्हाट इज r वेक्टर, या r वेक्टर क्या है। ये वो वेक्टर है जो हर अरे ऑफ एटम पे, हर लाइन पे, हर रो ऑफ एटम पे क्या है कि उसको कंसाइज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यही कहा ना कि क्रिस्टल लैटिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट इज अरे ऑफ पार्टिकल, 3 डायमेंशनल अरे ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप 3 डायमेंशनल अरे ऑफ पार्टिकल को आप दोबारा से ड्रॉ करें, नो आई ड्रॉ सिंपली और आपको अरे बता देते हैं आप कि ये वाली आपने अरे ली है, ये और ये अरे ली है। अगर आप ये कहते हो बाकी भी सारी अरे 3 डायमेंशनल अरेंज है, हमने इस पे क्या सॉल्व किया, एक आपके पास इधर से आपके पास एक रो आ रही है, इधर डायफ्रैक्ट हो रही है, दूसरी आपके पास ऐसे हो रही है और ऐसे डायफ्रैक्ट हो रही है। अब आप ये कहते हो कि ये वाली जो आपके पास डायरेक्शन वेक्टर है, ये आपके पास डायरेक्शन वेक्टर जो है, ये अगर ये ए है
और ये बी है तो ये सी है, तो ये डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक आर कंसाइज किस डायरेक्शन लैटिस पैरामीटर क्यों कर रहा है, वो बी को कर रहा है एक टाइम में। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भी ये डायरेक्शन आपके पास जो है आर वेक्टर की ये बी, इस डायरेक्शन में ये बी नहीं है, इस डायरेक्शन में ए है, तो यूनिट सेल में ये ए डायरेक्शन को भी क्या करेगा, ए वेक्टर को भी कंसाइज करेगा। क्यों कंसाइज करेगा, अब ये डायरेक्शन वेक्टर इसका बी हुआ, अब अगर आपने ए कर दिया तो ये आर बी ए के इक्वल हो गया। अगर आप ये कहते हो कि इट इज बी, अगर आप ये कहते हो नहीं ये बी है आपके पास वेक्टर, जो ट्रांसलेशन वेक्टर जो इस लेंथ को एक्स एक्सिस की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसको आप वाई एक्सिस बोल देते हैं, इस केस में इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस तो आपके कन्वर्टेबल है, इसको आपने बोला एक्स एक्सिस, इसको आपने बोला जी एक्सिस, ये बी वेक्टर हुआ। अब ये ए वेक्टर हो गया, और आर वेक्टर आपका क्या है कि जो दो पॉइंट को के डिस्टेंस को कंसाइज कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहा है, यूज हो रहा है। तो लैटिस में तो आपके डायरेक्शन क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होती हैं एक्सिस, तो आप इसको इस केस में आपने इसको क्या कर दिया, जी एक्सिस रख लिया। अगर आप कहते हो नो भाई ये जी एक्सिस आपका नहीं है, ये इसको आप रेस कर देते हो, आप ये कहते हो दिस इज सी वेक्टर, ये आपके पास सी वेक्टर है, और मीन के इसको आप जेड एक्सिस कह देते हो, इसको आप एक्स एक्सिस कह देते हो, और इसको आप वाई एक्सिस कह देते हो, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। आप लैटिस में चाहे इसको उधर ले जाएं, उसको इधर ले जाएं, क्योंकि आपके एक्सिस कन्वर्टेबल होते हैं, कभी आप एक्स बोल रहे होते, कभी वाई बोल रहे होते, कभी जेड बोल रहे होते। अब ये वाला जो डायरेक्शन वेक्टर है आर, ये अब आपकी सी वेक्टर के इक्वल है। क्यों, क्योंकि आपने इस एक्सिस को जी कंसीडर किया हुआ है। तो अगर ये वाली कंडीशन हो सकती है तो आपके एंगल भी तो ऐसे हो सकते हैं, ये आर वेक्टर जो होगा, ये जो एंगल आपके पास होगा ये भी तो इसी तरह से क्या करेगा, कंसाइज करेगा। जो आपके पास इन दोनों के प्रोडक्ट के एंगल आएगा ये तो आपका थीटा के इक्वल होगा, लेकिन जो इसके क्रॉस डॉट प्रोडक्ट के इक्वल का एंगल जो होगा वो भी किसी वक्त अल्फा होगा, किसी वक्त बीटा होगा, किसी वक्त गैमा होगा। तो इसी कंसेप्ट को, इसीलिए हम ये कह रहे हैं इस कंसेप्ट को यूज करते हुए कि आर वेक्टर एक्चुअली कंसाइज द पॉलिटिकल अरेंजमेंट along x axis, y axis and z axis having the angle alpha, beta and gamma। तो यही बात तो स्टार्ट में ही लॉइस ने की थी, तो वही बात आपके पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। स्टार्ट में उसने भी यही कहा था, जब एक क्रिस्टल लैटिस पे आप फॉल करोगे तो वो जो पार्टिकल जो आपके अरे हैं उस वो 3D डायमेंशनल एक्सिस में होंगे, वो एक्स एक्सिस होंगे, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होंगे, उनका अल्फा बीटा गैमा एंगल होगा और क्रिस्टल लैटिस को डिटरमाइन करेंगे। तो यही बात हमने कहा कि आर इज द डायरेक्शन वेक्टर विच कंसाइज द बोथ लेंथ ए बी सी एंड angle of the crystal lattice alpha, beta and gamma when X-ray falls and diffracted। तो यही बात हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इसी बात को लेते हुए आप क्या करोगे कि इस R की वैल्यू इधर क्या करोगे, इसका cos थीटा, इस पूरी वैल्यू को आप क्या करोगे, दोबारा से रिजॉल्व करोगे। तो R वेक्टर डॉट 2 साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल होगा, आपके पास इक्वल होगा आर को, अगर आप ए वेक्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो ए वेक्टर कर लो, बी वेक्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो बी वेक्टर के अकॉर्डिंग कर लो। लेकिन अभी हम जनरल कर देते हैं, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो तब हम ए बी सी कर लेंगे, क्योंकि आपको पूरी इक्वेशन को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। अब आप देखें कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये आपके पास क्या है, डेल एक्स की वैल्यू है, हमने यही पाला ना, ये चीज डेल एक्स, ये आपके पास फाइनल डेल एक्स की वैल्यू है। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसी इक्वेशन को यूज करते हुए, कंडीशन को यूज करते हुए आप क्या करें, उसे यूज करें। कंडीशन आपके पास तो ये थी कि साई फाई वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो आप इसको लिखें, साई मस्ट बी इक्वल टू एन 2 पाई, साई की जगह आप वैल्यू पुट करो ये वाली, इसको रेस करें, इस दोनों इक्वेशन को इक्वल करें, 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। अब ये आपने डेल एक्स की वैल्यू उधर पुट करनी है, मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। अब आप ये 2 पाई से कैंसिल कर लें, ये आपके पास कैंसिल हो जाए जाके हम इक्वेशन को ठीक तरह से लिख सकें। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल एक्स ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एन। अब आप क्या करें कि डेल एक्स की वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी है, डेल एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करें, इस लैम्डा को भी आप इधर ले जाएं,
क्योंकि आपने तो पुट टेल एक्स की वैल्यू करनी है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस लैम्डा को इधर ले जाएं, क्योंकि हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारी कंडीशन क्या होगी, यही हमारी कंडीशन होगी, इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, वेव लेंथ के इक्वल होगा, तो आपकी डिफ्रैक्शन होगी। इस वैल्यू को आप इधर पुट कर लें। अब इस वैल्यू को आपने किस के अकॉर्डिंग पुट करना है, आपने इस फेज को फेज ए के अकॉर्डिंग पुट करना है, मीन पाथ लेंथ ए और एंगल ए, पाथ लेंथ बी, एंगल बी। ये मैंने आपको शॉर्टकट डेरिवेशन बताई है, आप उस तरह से, आपको लॉन्ग कट भी बता देती हूँ, आप उस तरह से भी करेंगे तो आपको फाइनल आंसर यही आएगा। आप जिस तरह से भी कर लें, ये आपके पास आर की जगह अगर ए हो तो 2a, आप क्रिस्टल लैटिस में ए लेंथ वेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड करें तो आपके पास 2a साइन थीटा कॉस अल्फा बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 है, जिसको आप लॉइस इक्वेशन कहते हो, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी तरह से आप 2b कर दें और इसको आप बीटा कर दें, ये एन लेमडा, और इसको मोर प्रिसाइज वे में आप ये कर सकते हो, तो उस केस में मिलर इंडिसेस की वैल्यू क्या होगी, एच प्राइम होगी। क्यों? क्योंकि 100 की प्लेन होगी ये वाली, तो आप अगर उसको ए कंसीडर करें तो 100 की प्लेन बनेगी। आप करके देख लीजिएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, आप करके भी देख सकते हैं। अब ये देखें एन लेमडा, ये आपके पास क्या होगा, बी है तो आपके पास एल हैट यूनिट वेक्टर आएगा, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन, ये लॉइस इक्वेशन। अब इसी तरह से आपकी 2c, इस इधर आप गैमा कर दें, बाकी सारा वैसे का वैसे लिखेंगे। इधर आप क्या लिखेंगे, एच के सॉरी ये के फॉर एक्स एक्सिस, एच के एल प्राइम। ये आपके पास क्या होगा, थर्ड इक्वेशन। ये तो आपके पास हो गई लॉइस इक्वेशन। अब मैंने आपको ये एक बात बोली थी कि अगर आप इस तरह से डायरेक्ट इस स्टेप से पहले थोड़े से स्टेप कर लें तो देन इट विल बी ओके। उन स्टेप्स को भी आप करूँगी, मैंने डायरेक्ट आपको इक्वेशन कर दी है। आप ये जो फाई है जो आपने मस्ट भी इक्वल किया था, कि आप एक ऐसा करें कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा डेल एक्स। अब इस केस में आपने क्या करना होगा कि डेल एक्स की वैल्यू ए बी सी के अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव आप क्या कर लें, पुट कर लें पहले। अब आप इसको क्या कर दें, फाई ए, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी चेंजिंग करके, कुछ बुक्स में ऐसा भी मेंशन होता है तो आप उस तरह से भी कर लें कि आपके पास 2 साइन थीटा ए कॉस अल्फा। अब इधर आप क्या करें कि एच प्राइम, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से आप इसकी बी की डायरेक्शन में करें, ये आपके पास बी बन जाएगा, और इधर आपके पास बी बन जाएगा, इधर आपके पास बीटा बन जाएगा, और इधर आपके पास के हैट बन जाएगा। इसी तरह से आप सी की करें, इसको सी करें, ये आपके पास क्या बनेगा, गैमा बनेगा, और इधर आपके पास सी बनेगा। अब इस वैल्यू को, सी बी, इन सब वैल्यू को इसके साथ कंपैरिजन करें और लैम्डा निकालें, तो तब आपके पास यही वाली जो मैंने इक्वेशन आपको लास्ट में हमारे पास लॉइस इक्वेशन आई थी, वही इक्वेशन ड्राइव होगी। ये आप खुद से कर लेंगे, आप खुद से कर लें, इसको दोबारा से पुट करें, इन सब वैल्यूज़ को आप लिखें। लिखने के बाद इस वैल्यू को कंपैरिजन किससे करना होगा, 2 पाई लैम्डा, एन पाई लैम्डा से। अगर मैं एक को कंपैरिजन करके आपको बता देती हूँ, सिमिलरली 2 पाई/लैम्डा 2 साइन, इस तरह से कर लेते हैं, 2 साइन थीटा, अल्फा के लिए कर लें या इसी के लिए सी के लिए कर लें, सी कॉस गैमा के हैट के प्राइम मस्ट बी इक्वल टू एन 2 पाई से कैंसिल हो गया। अब ये लैम्डा को आप मल्टीप्लाई करें, इस तरह से, ये इसको इधर से रेस करें जो कैंसिल हो गई, ये वाला आप ख़त्म हो गया, इसको नीचे इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें लैम्डा को, तो वही वाली आपके पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह से आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी तमाम की तमाम, आप उस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अब हमने इन्हीं इक्वेशंस को, इन्हीं फाइनल इक्वेशन को यूज़ करते हुए ब्रैग्स लॉ को डिटरमाइन करना है कि आइदर इट विल सेटिस्फाई द ब्रैग कंडीशन आर नॉट। आपके पास जो इक्वेशंस आई थी, फर्स्ट आपकी लॉइस इक्वेशन जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो आपके पास थी 2a साइन थीटा। फाइनल आंसर आपके पास कॉस अल्फा इज इक्वल टू एन लैम्डा, आपके पास के सॉरी एक्स एक्सिस की लाएंगे आपके एच के एल, एक्स एक्सिस की लाएंगे तो आपके एच प्राइम,
अब आप प्राइम क्यों बोलते हो, क्योंकि आपके पास इस डायरेक्शन में, एक्सेस डायरेक्शन में आपकी रेसिप्रोकल लैटिस में भी सारी प्लेन्स पर ये ए बी वेक्टर की अरेंजमेंट पाई जाएगी, तो इसलिए हमने इसको इंटेग्रल मल्टीपल को कट से शो कर दिया। ये सारी प्लेन्स की शो करेगा, भले वो जिस एक्सेस जिस तरह की भी प्लेन्स हो, इसी डायरेक्शन की, इसी वे में, एक हो, दो हो, इंटेग्रल हो। इसी तरह से आप दूसरी इक्वेशन आपकी लाउस क्या बनेगी, जो एक्स वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी, वाई डायरेक्शन की, वो आपके पास 2b साइन थीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा एल प्राइम। और इसी तरह से तीसरी इक्वेशन आपके पास होगी 2c साइन थीटा कॉस गैमा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये के आप प्राइम और ये एल प्राइम। आप वो रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस के लिए एच, वाई एक्सिस के लिए के एंड जी एक्सिस के लिए एच के एल वैल्यू आप लिखते हो। अब आप इसको इसमें से क्या करना चाहते हो, ब्रैग्स लॉ ड्राइव करना चाहते हो। ब्रैग्स लॉ ने भी इसी के बाद ही लॉस जो था वो सबसे पहले साइंटिस्ट था जिसने डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन किया था, और ब्रैग्स इसके बाद था जिसने कहा था, उस जस्ट डिफरेंस ये है कि इसने ये कहा कि इट इज़ अरे ऑफ टू पार्टिकल, उसने कहा कि दिस इज द डी स्पेसिंग ऑफ द पार्टिकल। डी स्पेसिंग की अगर आप वैल्यू देखें, आप फार्मूला देखें, तो डी स्पेसिंग मस्ट बी इक्वल टू ए ओवर फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस आप देखें तो आपके पास ए ओवर एच, ये आपके पास एच ये वाला है, इसको आप एच प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए ओवर एच प्राइम कॉस अल्फा एच के एल वाला। अब आप देखो इसको, और डी बी फार इसके लिए क्या होगा, डी वाई एक्सिस के लिए आपके पास बी ओवर के प्राइम कॉस बीटा, और इसी तरह से सी एक्सिस के लिए डी इज इक्वल टू सी ओवर एल प्राइम कॉस आपके पास गैमा। अब एक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसमें से ब्रैग लॉ डिड्यूस कर सकते हैं एक एक्सिस के लॉन्ग, तो आप सारे एक्सिस के लॉन्ग ऐसे क्या करोगे, डिड्यूस कर लोगे, तो इसका मतलब ब्रैग लॉ सेटिस्फाई है। अगर हम ये वाला एक्सिस ले लेते हैं, ऊपर से इन सबको रेस कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन इसकी ले लेते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करना चाहते हैं। किस तरह से कि आप ये कहते हो कि अगर आपके पास ये h है, ये h है, इस h की वैल्यू डिटरमाइन करें इधर से, इधर आपके पास क्या होगा, इस d से d इज इक्वल टू, इसमें से आपने क्या करना है 1 करके इसको h की वैल्यू डिटरमाइन करें, तो आपके पास h कट इज इक्वल टू ये आपके पास इससे a कॉस अल्फा ओवर d, ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब आप इस इक्वेशन में इस एच कट की वैल्यू को क्या कर लें, पुट कर दें। अगर आप पुट करें इस एच कट की वैल्यू, तो आपके पास एच कट की वैल्यू है ए कॉस अल्फा ओवर डी, ये आपकी एच कट की वैल्यू है। इसको थोड़ा सा हम दोबारा से लिख लेते हैं, 2a साइन थीटा कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा इंटू एच कट, ये आपके पास डी स्पेसिंग। अब आप देखो तो आपके पास अल्फा कॉस ये खत्म और इधर से ए खत्म, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बना 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर डी, डी को इधर ले जाए, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जिस इक्वेशन को भी आप पुट करेंगे, चाहे आप y एक्सिस की इक्वेशन को करें, अगर y एक्सिस की इक्वेशन को करोगे तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा b, और इधर आपके पास आएगा बीटा, और इस केस में आपके पास b, और इस केस में आपके पास क्या होगा, बीटा। अब आप देखें कि ये b बीटा कैंसिल, तो फिर आपके पास वही सिचुएशन, अगर आप z एक्सिस के लॉन्ग करें, c इधर c कॉस गैमा, और ये भी आपके पास क्या होगा, कॉस गैमा, और इधर आपके पास c होगा, c से कैंसिल हो जाएगा, कॉस गैमा से कैंसिल होगा, तब भी आपके पास ब्रैग्स कंडीशन क्या होगी, ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाई होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉज इक्वेशन एंड इट्स
प्रूफ यूजिंग लॉज इक्वेशन, द प्रूफ ऑफ ब्रैग्स लॉ। तो इस लेक्चर में हमारी मेन समरी ये है कि ब्रैग्स ने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बताया था वही सेम आपके पास किसके था, ब्रैग्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न था, बट लॉज ने आपको 3 एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन दी थी, लॉग एक्स वाई एंड जी। ब्रैग ने हमें जनरल एक्सिस के लॉन्ग दी थी, उसने इसको प्लेन रिप्रेजेंट किया था और इसने इसको अरे रिप्रेजेंट किया था, और ये जनरल है तो इसलिए हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। If follow the Bragg's equation, then constructive interference will be obeyed. Actually ये जो Bragg's था इसने लॉस के कंसेप्ट को स्टडी करते हुए Bragg's equation दी थी. This is all about loss and Bragg's relationship.